Hello dear students, this is संजीव कुमार। आज आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में न्यूमेरिकल से रिलेटेड बिल्कुल स्टार्ट से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और उसमें जो है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत तो रिमाइंड करा दूंगा, पहले जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं, और स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड पहले प्रॉब्लम को सिखाएंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा तो कुछ बात याद दिला दे रहे हैं। याद करो जी, कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट करता है, चलो ये है मीन पोजीशन, है ना। कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट करता है तो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, एक सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। चलो इसको एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी 0 होता है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता। देखो जी, हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को देखो एफ से डिनोट किए हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किए हैं ना, इसीलिए एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट किया। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा तो एक्सट्रीम पे, क्योंकि x के जगह अगर a रख दोगे तो x का वैल्यू a से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो माइनस साइन तो ये बतलाता है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल इधर भी रहेगा तो एक्सेलरेशन इधर, पार्टिकल इधर चल जाएगा एक्सेलरेशन, माने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होता है ना। फिर याद करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड हो गया। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स ए के इक्वल होता है, तो ये पुट कर दोगे तो वेलोसिटी 0। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है और ये बार बार यूज में भी आएगा। तो एट मीन पोजीशन x इजकल टू 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, यानी कि जिसको v0 बोले हो ओमेगा इंटू ए। नहीं, ये रिजल्ट याद रखना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या होगा वो तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। अब जैसे देखो, तुमको सिखाए थे कि जब स्प्रिंग मास सिस्टम हो, ठीक ना, पहले का बात जो है ना रिवाइज करा दे रहे हैं। फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम क्या पढ़ा था, ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m, ठीक ना, ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m। इस आधार पे तुमसे टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। देख लो, ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे √k/m, तो बोलो तो टाइम पीरियड कितना आ गया जी, तो 2π√m/k, है कि नहीं, 2π√m/k टाइम पीरियड निकल गया। इसके अलावे एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। देखो ये ओमेगा जो है ना, बार बार बोलते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और जब केवल फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया जाए ना, केवल सिंपली फ्रीक्वेंसी बोला जाए, तो देखो 2π/t ओमेगा होता है ना, और 1 टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ओमेगा इजकल टू 2π न्यू। इसको नाम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जैसा कि तुमको मालूम है ओमेगा कितने के इक्वल आया है, k/m।
2 पाई न्यू, तो बोलो न्यू क्या हो गया 1/2 पाई √k/m, यही ना। चलो तो ये तो रिवाइज कर दिए हैं, लिख लो इसको। देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड। क्वेश्चन में कह रहा है ये ब्लॉक का मास है 5 kg, और इस ब्लॉक को जब हम स्प्रिंग से सस्पेंड करा के छोड़ देते हैं और फाइनली जब ये ब्लॉक रुक जाता है, यानी जब ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो क्वेश्चन में दिए हुए है कि इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो 10 सेंटीमीटर है ना। यानी समझ लो कि ये जो है वो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन कहो या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहो, वो दोनों दो बात नहीं है ना। तो ब्लॉक जो है अपने मीन पोजीशन पे है और स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या है वो बाद की बात है, इतना बात जैसे ही माइंड में आता है भाई ये रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब क्या हुआ, जितना डाउनवर्ड में फोर्स उतना अपवर्ड में फोर्स है कि नहीं बोलो। तो डाउनवर्ड में फोर्स कौन mg, अपवर्ड में फोर्स kx स्प्रिंग फोर्स। यानी बोलेंगे क्या, एट इक्विलिब्रियम अगर ये रुका हुआ है तो kx इज इक्वल टू mg। तो x कितना हो गया x तो मालूम है, k कितना हो गया mg/x। बस वैल्यू तो पुट कर देना। m कितना है जी, तो ये m है 5 kg, g कितना है 10, x कितना 10 सेंटीमीटर। तो चलो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देते हैं तो 0.1 हो जाएगा, है ना। इसी को 0.1 मीटर लिख दिए। देखो तो k का वैल्यू कितना आ गया, तो k आ गया 500 न्यूटन पर मीटर। चलो k तो मालूम हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। बतलाओ ये ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, या इसी क्वेश्चन को कह देता 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे प्रोजेक्ट कर दिए, बतलाओ ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा, है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन देखना वर्क पावर एनर्जी में मिलता था, और जब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते थे तो जनरली हम लोग 2 मेथड से बनाते थे। एक वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाते थे या एनर्जी कंजर्वेशन से बनाते थे, है ना। थोड़ा देखना इसको, क्वेश्चन में ये कह रहा 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कब 0 होगा, ये पूछा जा रहा। यानी तुमसे पूछा जा रहा है x + y का वैल्यू क्या होगा। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोले, ठीक ना। इसको क्या बोले हैं, एम्पलीट्यूड। एसएचएम में तो इसी को ना एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यानी x + y पूछा जा रहा। तो सोचो जब ब्लॉक को ऊपर प्रोजेक्ट कर दोगे भाई ये तो ऑसिलेट करने लगेगा, मान लो ये ऊपर जाएगा तो फिर वापस भी आएगा तो मेन पोजीशन से ए नीचे जाएगा। देख इनडायरेक्टली तुमसे यही पूछा जा रहा, बतलाओ इस ए का वैल्यू क्या होगा। अगर तुमको एसएचएम बेहतर ढंग से आता है तब ये क्वेश्चन एकदम छू मंतर है। कैसे, तो बोलेंगे एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ओमेगा × ए होता है, और स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता √k/m × a। अब देख लो तो इसमें क्या अननोन है, v0 2 मीटर पर सेकेंड, k का वैल्यू 500, मास का वैल्यू 5 kg। बोलो तो एम्पलीट्यूड निकलेगा क्या। देखो ये 100 हो गया
2 इजकल टू √100 तो 10a, बतलाओ a कितना हो गया 0.2 मीटर। तुम देख लेना ये जो क्वेश्चन बतला है ना वर्क एनर्जी चैप्टर में, तुम अगर एस.सी. वर्मा का बुक बनाए होगे तो 41 नंबर प्रॉब्लम तुमको मिलेगा, है ना। हम लिख भी दे रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, ठीक ना। एस.सी.वी. में तुम 41 नंबर प्रॉब्लम देखना। और उस समय जो तुमको दोनों मेथड बताया गया था एनर्जी कंजर्वेशन का या वर्क एनर्जी थ्योरम का, तुम देखना वो कितना तुमको 1.5 से 2 पेज लगा होगा। और सोचो तो इसको बनाने में, और कैलकुलेशन भी कितना आसान हो, एकदम जल्दी से बन गया। इसी को 0.2 मीटर है, इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो, है कि नहीं। तो चलो इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्प्रिंग मास से रिलेटेड जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो देखने में तुमको टफ लगता है लेकिन बहुत आसानी से उसको बना सकते हो। पहले उस टाइप के क्वेश्चन तुमको सिखा रहे हैं। जैसे देखो जी 2 टो स्प्रिंग है, पैरेलल में है, एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिए, है ना, और इसको जो है कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए, ओसिलेट कर रहा। अब तुमसे कोई पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन क्या होगा, या अगर वेलोसिटी दे दिया और तुमसे पूछेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन क्या होगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ठीक ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन क्या हो। देखो जी पहले तो ये सोचो कि ये जो दोनों स्प्रिंग है, अगर 2 स्प्रिंग ना होकर के सिंगल स्प्रिंग होता तो मेरा काम बहुत आसान होता। समझो सिंगल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 K2 ना होकर के K है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जानना जब पैरेलल में स्प्रिंग कनेक्टेड हो ना तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है अलजबरा के तरह ऐड हो जाता है। यानी कि समझो सिंगल स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 + K2 है, और अब जो है इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए डाउनवर्ड में, वो सिलेक्ट कर रहा है। तो सोचो तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन जैसा हो गया ना। अब पूछेगा बतलाओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, √K/m, या K के जगह क्या लिख देंगे K1 + K2/m। टाइम पीरियड क्या होगा 2π√m/K, जहाँ बोलते थे K के जगह K1 + K2 बोल देंगे। अगर मान लो पूछा जाए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो अभी पढ़े हो कि V0 = ω/A। सोचो V0 मालूम रहे, ओमेगा मालूम है ही, बतलाओ यहाँ से ये निकल जाएगा कि नहीं, है ना। तो कितना सिंपल है। तो चलो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसमें 3 ठो स्प्रिंग है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ना। यहाँ पर m मास का एक ब्लॉक है और तुमसे कह दिया गया इसको V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। बतलाओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता। देखो तुम्हारे माइंड में आएगा कि अच्छा पिछले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख दिए थे K = K1 + K2। देखो अभी हम तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम बनाने के लिए सिखा रहे हैं, बहुत उलझाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसका प्रूफ भी बतला देंगे कि क्यों वही बात लिखे, लेकिन अभी जो सिखा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से सीखो। अब देखो क्या सीखना है, जब 3 ठो स्प्रिंग रहे ना तो तुम ये फॉर्मूला यूज करना। सीरीज में जब स्प्रिंग रहे तो कैसे तुम थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा होगा ग्रुपिंग 9th-10th में भी, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 1/r3 वहाँ पैरेलल के लिए पढ़ता था। समझो स्प्रिंग वो किसके लिए हो गया, सीरीज के लिए। बाद में पढ़ोगे ना कैपेसिटर में भी सीरीज के लिए ऐसा। खैर वो सब हम तुमको उलझाना नहीं चाह रहे, सीधे पहले जानो सीरीज में रहेगा इस तरह से फार्मूला को यूज में लाना है। अब यहाँ से K तो निकल जाएगा ना,
तो k का वैल्यू निकाल लो। चलो सॉल्व कर दे रहे हैं, k2 k3 k1 k3 k1 k2 है ना। चलो यहाँ से k तो निकल गया, k1 इंटू k2 इंटू k3 डिवाइडेड बाई k2 k3 k1 k3 k1 k2 है क्या। चलिए अब पूछा जा रहा है कि भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। यानी देखो जी, तुम सीधे ऐसे समझो, माइंड में ये समझो कि ये 3 ठो स्प्रिंग नहीं है, एक सिंगल स्प्रिंग है ना, सिंगल स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है। बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बोले बता दो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया k/m, k के जगह पुट कर है ना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो जानते ही हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√m/k, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन तो जान रहे हो, मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मालूम हो ओमेगा इंटू ए, एम्पलीट्यूड निकल गया है ना। यानी कि सीरीज में रहे, पैरेलल में रहे, सब काम करना आसान है कि नहीं। देखो अब इसी में कुछ तुमको बात बता रहे। देखो जब ये ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक ना, ध्यान से सुनना, जब ये ब्लॉक रुका हुआ है, वो ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो नीचे mg लग रहा है ना। और याद करो जब तुम स्प्रिंग फोर्स को पढ़ा था, अगर मान लो कोई स्प्रिंग है और उसके एक एंड पर तुम फोर्स एग्जर्ट करो, अप्लाई करो, तो उस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आता है, देखो तुम इधर F फोर्स लगाए, स्प्रिंग इधर kx, मान लो इसी पोजीशन में रुका हो, F = kx, तो x = F/k होता है ना। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, तो जो फोर्स लगा उसमें k से डिवाइड कर दो। तो यहां भी जाहिर है mg फोर्स लगा है ना। तो सिंगल स्प्रिंग का बात हो तो कोई पूछेगा इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, तो बोल देंगे mg/k। लेकिन यहाँ 3 अलग अलग स्प्रिंग है। सोचो ब्लॉक लटकाए होंगे तो कुछ इलोंगेशन इसमें हुआ होगा, कुछ इसमें हुआ होगा, कुछ इसमें हुआ होगा। तब तुमसे कोई कहे कि भाई ऊपर वाला में क्या इलोंगेशन, मिडिल वाला में क्या, लोअर वाला में क्या, कितना इलोंगेशन हुआ। चलो तो कैसे काम करें, तो बोलेंगे कि देखो अगर अपर स्प्रिंग का बात करो तो उससे कितना लोड लटका हुआ है, तो लोड है मतलब वेट समझो, इस स्प्रिंग का वेट, इस स्प्रिंग का वेट और ब्लॉक का वेट। लेकिन स्प्रिंग को तो मासलेस मान के चलते हैं, यानी एक तरह से mg ही ना इस पर भी अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। अगर इसमें तुमसे कोई कहे इलोंगेशन क्या होगा, तो बोलेंगे देखो इससे नीचे लटका हुआ ये स्प्रिंग और ब्लॉक, लेकिन स्प्रिंग का वेट तो हमको काउंट नहीं करना है, मासलेस स्प्रिंग है, तो नीचे mg लग रहा है। मतलब इनडायरेक्टली कहो कि ये तीनों स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचने वाला कौन फोर्स है, mg है ना। तो इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि जब ये ब्लॉक रुका हुआ होगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, ठीक ना, इलोंगेशन इन अपर स्प्रिंग। देखो इसमें कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना है। बोलेंगे कितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो mg डिवाइडेड बाई k1। हाँ देखो अगर यही इस स्प्रिंग में मास होता ना, इसमें भी मास होता, तब हम केवल mg नहीं बोलते, इन तीनों का वेट बोलते, लेकिन ये मासलेस है इसलिए mg/k1। इसी तरह से सेकेंड स्प्रिंग का बात करेंगे mg/k2, थर्ड स्प्रिंग का बात करेंगे तो बोलेंगे mg/k3।
अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ देना कि बतलाओ तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा तीनों स्प्रिंग में जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, अब बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है। बोलेंगे भाई इसमें एनर्जी कितना होगा, हाफ K1 x1 स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग एनर्जी याद करो, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, तो हाफ K1 x1 स्क्वायर, मिडिल वाला में हाफ के K2 x2 स्क्वायर, हाफ K3 x3 स्क्वायर, तीनों का एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। ये बात तो समझा। एक बात और जानो, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, ठीक ना। ये सब बात तुमको नोट में सिखा रहे हैं। जहाँ तक क्वेश्चन बताने का सवाल है तो क्वेश्चन तो एक तरह से हम लोग बना चुके हैं, देखना ध्यान से। अब जो है, जब भी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो ना, एंड टू एंड कनेक्टेड हो, स्प्रिंग में इलोंगेशन या स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, जैसे देखो K1 K2 K3, तो एक चीज हमेशा याद रखना, सीरीज कनेक्शन जब भी हो, यहां लिख दे रहे हैं, इन सीरीज कनेक्शन K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K3 x3, ठीक ना। ये जब भी सीरीज कनेक्शन होगा ना, तो K1 x1 मतलब K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इसका इलोंगेशन, ये हमेशा इक्वल होता है। तो देखो ये जो तुम क्वेश्चन बनाओगे, तो जो मेन जो क्वेश्चन है, हम SCV का ही क्वेश्चन को लिए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 22 मिलेगा। 22 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, उसमें केवल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। तब तो समझ ही रहे हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, कितना सिंपल है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाले हो, 2π√m/k का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये SCV का जो है ना 22 नंबर प्रॉब्लम है। क्योंकि क्वेश्चन हम लिखेंगे ना तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलो नोट कर लो इसको। अब देखो, जो हम तुमको ट्रिक सिखाए उसका प्रूफ क्या है। जैसे बोले कि K अगर निकालना हो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो, तो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 के फॉर्मूला से निकाल लेना। तो देखो इसको समझो, मान लो ये तीनों स्प्रिंग के बदले हम एक सिंगल स्प्रिंग लिए और सेम ब्लॉक को लटका दिया। देखो हम लोग क्या देखे कि ये तीनों को मिला के जितना इलोंगेशन हुआ, इसमें अकेले उतना ही इलोंगेशन हुआ, है ना। स्प्रिंग का जो लेंथ इंक्रीज कर गया, उतना ही से जितना कि इस केस में जो है तीनों को मिल करके लेंथ इंक्रीज किया था, यानी कि x जो हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। मान लो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो अगर तुम केवल इस स्प्रिंग का बात करो तो नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है kx। अभी ना देखा था कि जब mg केवल फोर्स लगे तो इलोंगेशन क्या हो जाता है mg/k, यानी इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया mg/k। और अभी निकाला था इसका इलोंगेशन, देखोगे तो mg/k1, मिडिल वाला को देखोगे mg/k2 mg/k3। देखो तो काम आसान हो गया कि नहीं, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, आप सीरीज वाला को तो बतला दिए, पैरेलल वाला काहे छोड़ दिए। चलो पैरेलल वाला भी बतला दे रहे हैं। मेन देखो सिखाना ये चाह रहे हैं ना कि प्रॉब्लम को कैसे जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक ना। जो भी फैक्ट बताया जाएगा बिना प्रूफ के तो साइंस चलता नहीं। K1 K2, है ना, ब्लॉक को लटका दिए, इसमें इलोंगेशन मान लो हो गया x। अगर मान लो ये दोनों स्प्रिंग को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग लेते, और अगर उसमें भी इलोंगेशन x ही हो जाता, तब हम लोग बोलते ना कि ये दोनों मिल करके जो काम कर रहा, अकेले वही काम एक कर रहा, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो गया। थोड़ा सोचो, नीचे कौन फोर्स लग रहा है mg,
जितना इलोंगेशन इसमें है उतना ही इलोंगेशन इसमें है, तो ऊपर फोर्स हो गया K1x K2x। तो देखो तो mg जो है इस फिगर से बोलोगे नीचे mg, ऊपर हो गया K1x प्लस K2x, है ना, यानी mg हो गया K1 प्लस K2, कॉमन ले लिए x। अब चलो इसके लिए अगर बात करें, इस ब्लॉक का अगर बात करें तो देखो नीचे mg और ऊपर kx, सिंगल स्प्रिंग, तो mg इज इक्वल टू kx। थोड़ा सोचो तो बतलाओ तो, दोनों में mg इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से बोल सकते हो ना कि kx इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x। तो k कितना हो गया K1 प्लस K2। चलो ये प्रूफ बतला दिए, लेकिन आगे से बस सीधे याद रखना, सीरीज में रहेगा तो ये फॉर्मूला प्रूफ पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा। तो तीनों स्प्रिंग को या 10 स्प्रिंग सीरीज में रहे उसको रिप्लेस करके सिंगल स्प्रिंग में बदल दिए। उसी तरह से 2 स्प्रिंग अगर पैरेलल में हो, 3 स्प्रिंग पैरेलल में हो, तो इस मेथड से जो है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर एक देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो निश्चित रूप से ये देखने में तो थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, ढेर सारा स्प्रिंग आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन में कह दिया एम मास के ब्लॉक से अटैच कर दिए, स्मूथ सरफेस है, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो कुछ मत करो, देखो सिंपल वे में ये जो दोनों स्प्रिंग है ना वो सीरीज में है, और ये दोनों मिल करके इसके पैरेलल है। तो पहले इन दोनों का काम तमाम करो, यानी ये दोनों जो है मिला करके कितना स्प्रिंग कांस्टेंट देगा, मान लो k डैश देगा, तो सीरीज में है तो 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व कर लो, k डैश हो गया K1 इंटू K2/K1 प्लस K2, ठीक ना, एक स्टेप छोड़ करके लिखें। चलो ये दोनों का तो हो गया, k डैश का वैल्यू हम निकाल लिए। आइए दोनों मिल के इसके पैरेलल में, तो अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि अगर ये तीनों स्प्रिंग को हटा करके अगर एक सिंगल स्प्रिंग हम लोग लेते तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता, तो बोलेंगे क्या, समझो ये दोनों मिल करके k डैश हो गया और ये K3 है, तो पैरेलल में है तो k डैश प्लस K3। अब जो है k डैश का वैल्यू K1 इंटू K2/K1 प्लस K2 प्लस K3, K निकल गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जानते हो ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी K/m, कौन इसमें बुद्धि लगाना है, K मालूम है ही, m मालूम है। अब बतलाओ, पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 2π√m/k, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मालूम है, एम्पलीट्यूड मालूम, अब जो पूछे बनेगा क्या, है ना, आसान। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको राइट डाउन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 2 स्प्रिंग है सीरीज में कनेक्टेड, एक एंड पर एक मास को कनेक्ट कर दिया गया और कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया। वेलोसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, कह रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है ना। देखो टाइम पीरियड पूछेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ये सब तो बहुत सिंपल वर्क है, क्योंकि अब 2 स्प्रिंग सीरीज में है, समझ ही रहे हो और कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है। बहुत बार जो है ना तुमको इतना हैबिट बना हुआ रहता है, जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हो दिमाग में लगता है वो टाइम पीरियड निकालना है, 2π√m/k लिख के बैठ जाते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले बढ़िया समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है अगर a एम्पलीट्यूड में, देखो a इधर जाता होगा, फिर मीन पर आएगा, फिर a इधर जाएगा,
इसी तरह से ना ओसिलेट कह रहा, अगर ब्लॉक का ओसिलेट करने का एम्पलीट्यूड ए है तो इस दोनों स्प्रिंग को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट P है, बतलाओ उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो। ये तो बहुत डिफरेंट हो गया है ना। पॉइंट P का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, थोड़ा सोचो। यही है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। यानी अगर ब्लॉक ऑसिलेट नहीं करता तो बस ब्लॉक यहाँ रुका हुआ रहता, स्प्रिंग मास सिस्टम P भी इसी पोजीशन पे होता, ठीक ना। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक ना। ये 2010 IIT में आया हुआ क्वेश्चन भी है, देखो ध्यान से। पूछा जा रहा है इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा अगर ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। एकदम सिंपल है, देखो कैसे काम करेंगे। बोलेंगे कि ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा, अपने एक्सट्रीम पर जब ब्लॉक पहुंचेगा, उसी समय P में भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ब्लॉक जब आगे जाना बंद कर देगा तो क्या P उसके बाद भी जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, उसी के साथ ना ओसिलेट कर रहा है। तो P भी अपना मैक्सिमम, मतलब समझो स्प्रिंग 1 का मैक्सिमम इलोंगेशन उसी समय होगा जिस समय ये ब्लॉक यहाँ रुकेगा। यानी कि अगर हम लोग एक और डायग्राम बनाएं, देखो पहले P इसके सामने था जब इक्विलिब्रियम पे था, अब सपोज करो P पॉइंट यहाँ आ गया, है ना। सपोज करो ये जो स्प्रिंग 1 है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसमें इलोंगेशन कितना हुआ, x1। और कुछ जाहिर है जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इस स्प्रिंग में भी कुछ इलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग में भी होगा। मान लिए इसमें इलोंगेशन x1 हुआ, यानी इस स्प्रिंग का लेंथ पहले जितना भी था, मान लो पहले अगर स्प्रिंग का लेंथ L0 था, इसका भी स्प्रिंग का लेंथ अगर L0 था, तो बोलोगे ना कि अब हो गया L0 प्लस x1, x1 से बढ़ गया, इसका L0 प्लस x2 हो गया, ठीक। तो सोचो तो ये ब्लॉक जो यहां से यहां शिफ्ट किया, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये एम्पलीट्यूड जो इसका हुआ वो किसके कारण हुआ, कुछ ये स्प्रिंग अपना लेंथ को बढ़ाया, कुछ ये बढ़ाया। यानी इतना तो तय है ना कि ये जो A है वो किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 के। नहीं, ब्लॉक इसी कारण से ना आगे जा पाया कि कुछ इलोंगेशन स्प्रिंग 1 में हुआ और कुछ इलोंगेशन स्प्रिंग 2 में हुआ। यानी कि A जो है कितना हो गया जी, x1 प्लस x2। अब देखो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P, समझा ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P, यही समझो क्वेश्चन है, और ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दे दिया। तो सोचो तो जब ब्लॉक अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तब ना P भी अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। यानी ये जो x1 है वो x1 ही ना हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P। यानी बोलेंगे x1 को तुम ये भी बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P, और मुझे इसी x1 का वैल्यू को निकालना। कैसे निकाले भाई, ये तो ठीक है x1 प्लस x2 ये हो गया, लेकिन हमको तो x1 चाहिए। देखो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे कि जब भी सीरीज में स्प्रिंग कनेक्टेड रहे, मान लो इसमें इलोंगेशन x1 है, इसमें इलोंगेशन x2 है, तो
K1 X1 किसके इक्वल होता है? K2 X2 के। 3 स्प्रिंग होता तो इक्वल बोलते K3 X3 के, है ना? अभी बात सिखाए थे ना कुछ देर पहले। अब देखो तुमसे पूछा जा रहा है X1 क्या होगा, तो कोई बात नहीं, X2 का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, K1 X1 बाई K2, है ना? जो वैल्यू आया X2 का वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखें जी? X1 प्लस K1 X1 बाई K2 A इजकल टू X1 कॉमन K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाई K2। देखो सही लिखे हैं क्या? निकालना किसका वैल्यू है? X1 का, K2 इंटू A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। बस अब यही आंसर हो गया, है ना? तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m मास का ये जो ब्लॉक है स्प्रिंग के साथ अटैच है स्मूथ सरफेस पे, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ये रुका हुआ है ना। एक दूसरा ब्लॉक है तुम जिसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, लिख दिया क्वेश्चन में ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक। याद करो जब कॉलिजन पढ़ा था, इलास्टिक कॉलिजन में क्या पढ़ा था कि ये ब्लॉक जब इससे कोलाइड करेगा इक्वल मास के ऑब्जेक्ट से में जब कॉलिजन होता है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो तुम सीखा था। चलो एक बार तुमको याद दिला दे रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों का मास अगर इक्वल हो, सपोज करो ये रुका हुआ हो, ये v वेलोसिटी से जाए और कॉलिजन अगर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो, तो कॉलिजन के बाद क्या होता है? तो कॉलिजन के बाद जो है जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो इसके वेलोसिटी को लेकर के चल देता है। मास इक्वल होने पर सिखाया गया था वेलोसिटी इंटरचेंज होता है अगर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो तो, यानी ये रुक जाएगा और ये चल देगा। तो वैसे ही सोचो, ये जब इससे कोलाइड किया, टकराया, तो ये रुक गया और ये v वेलोसिटी से चल दिया। अब ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर जब वापस आएगा तो ये ब्लॉक यहाँ रुका हुआ था ना, तो ये वापस आकर के इसको कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो फिर ये रुक जाएगा और ये चल देगा। अब ये v वेलोसिटी से चल दिया, फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, उसी वेलोसिटी से जाते रहेगा और इस दीवार से कोलाइड किया। तो याद करो पढ़ा था कि जब भी कोई फिक्स सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है और कॉलिजन इलास्टिक हो तो उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी ये ब्लॉक जितना स्पीड से इस दीवार से कोलाइड करेगा उतना ही स्पीड से रिबाउंड करेगा। थोड़ा इमेजिन करो होगा क्या, फिर से सोचो। ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए, ब्लॉक इससे टकराया, ये ब्लॉक तो यहीं रुक गया, इसका वेलोसिटी लेके चल दिया। अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मान लो यहाँ तक पहुँचा, फिर लौट के वापस जब आएगा तो ये चूँकि यहीं पर ये रखा हुआ, इससे आ करके टकराएगा, फिर ये रुक जाएगा और ये चल देगा, फिर ये दीवार से जाके टकराएगा, लौट करके आएगा, फिर इसमें कॉलिजन करेगा और इसी तरह से ना ऑसिलेशन होते रहे। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सोच लो, ये वाला ब्लॉक जो है ना यहाँ जाएगा, बस यहीं आके रुक जाएगा, ये ब्लॉक यहाँ जाएगा फिर यहाँ आके रुकेगा, यही ना हो रहा है। तो क्या ये पेरियोडिक ऑसिलेशन है, सॉरी क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो तुम बोलोगे कि अगर ये स्प्रिंग वाला पार्ट का बात करें, इस ब्लॉक का बात करें, तो ये ब्लॉक जब तक यहाँ जा रहा और आ रहा है तो इस पर तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, यानी ये तो एसएचएम के रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक जा रहा है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका रफ्तार तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स रहेगा, फिर वापस आएगा तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स रहेगा। और एसएचएम में जानते हो ना
वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे बदलते जाता है कि नहीं। यानी कि निश्चित रूप से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है। ऐसे मोशन को हम लोग पेरियोडिक ऑसिलेशन बोलते हैं। पेरियोडिक ऑसिलेशन का मतलब हुआ कि एक निश्चित टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेगा, सेम टर्म को रिपीट करेगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स का बात नहीं हो रहा। देखो रिस्टोरिंग फोर्स का बात भी हो रहा था हाफ पार्ट में ना, मान लो 1 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं होता और इसी को तुम प्रोजेक्ट कर देते, तब इधर जाता फिर आता, फिर इधर जाता आता, तब ना फुल ऑसिलेशन होता। और बतलाओ जब ये फुल ऑसिलेशन ब्लॉक करता, जाता आता फिर इधर जाके आता, तब ना हम लोग बोलते एक टाइम पीरियड हुआ। और टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, 2π√m/k, है ना। टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, √2π√m/k। लेकिन ये तो हाफ ही ऑसिलेशन न कर पा रहा है, मीन से गया एक्सट्रीम पर, अब फिर आ करके यहीं रुक गया। ये तो हाफ ऑसिलेशन ही ना किया, तो देखो कैसे निकालेंगे टाइम। बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ पेरियोडिक ऑसिलेशन। इस पेरियोडिक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा जी, तो बोलेंगे यहाँ गया फिर आया, ये हो गया π√m/k। π√m/k कहोगे कि 2π ना होता है, तो बोलेंगे देखो यहाँ ही ना ऑसिलेशन कर पाया, तो π√m/k। अब प्लस देखो ये ब्लॉक गया L, लौटा L, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2L डिवाइडेड बाई v, ठीक ना, 2L डिवाइडेड बाई v। डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है ना, तो चलो यही आंसर हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन यही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और वैसे तुम लोग 28 नंबर एक्सरसाइज में SCV का देखेगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा, लिख लो। हाँ जी, अब देखो बात जो बता रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी जिसमें पुली अटैच हो, है ना, ढेर सारे स्प्रिंग अटैच हो पुली के साथ, उस तरह का प्रॉब्लम जो और बेहतर लेवल का है, जो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल से नहीं बनता है, वो सब भी प्रॉब्लम बतलाएंगे। लेकिन चूँकि चाहते हैं कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जिससे कि तुम लोग भी परेशान होते हो, तो इसलिए जो है इसको इतना ही बतला रहे हैं। लेकिन अब स्प्रिंग मास सिस्टम का जो प्रॉब्लम मिले ना, बुक्स में देखना, जो भी प्रॉब्लम स्प्रिंग मास से रिलेटेड हो वो सब अभी ट्राई करना, कोई भी बुक में ट्राई कर सकते हो। ऐसे जो है ना, अभी तुम्हारे पास जो भी उपलब्ध बुक हो, और ख़ास करके SCV में तो सब देख ही लेना जो भी होगा। तो आज हम तुम लोगों को इतना ही सिखा रहे हैं। चलो धन्यवाद।